भारत का बजट टोटल कितना है? $72 बिलियन। 72 बिलियन। हमारा पाकिस्तान का कितना? 8.5 बिलियन। उनकी फौज की तादाद कितनी 6 है? गुना हमसे ज्यादा है। उनके पास लेटेस्ट जदीद असला किसके पास है? उसमें हमारे पास अगर जंग लड़ने के 5 दिन है, उनके पास महीने हैं। आप भीख के ऊपर जंग नहीं ले, यही हुआ। अमेरिका आपको दुनिया कह के हमसे पैसे लेके तुम जंग करने जा रहे हो, तो आप भूल जाओ। इंडिया के साथ हमारा बजट एलोकेशन का हमेशा बहुत बड़ा फर्क रहा है। कन्वेंशनल वेपन्स, कन्वेंशनल सिस्टम में वक्त के साथ साथ फर्क बढ़ता जा रहा है, यानी ऑर्डिनरी टैंक, गन्स, जहाज, इनमें फर्क बढ़ता जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही कि इंडिया के साथ कन्वेंशनल वॉर हम नहीं लड़ सकते। इंडिया से हमारी आर्मी बहुत छोटी है, इंडिया का डिफेंस बजट बहुत ज़्यादा है, इंडिया की ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, इंडिया पैसे लगा सकता है। मतलब आपने कभी किसी यूरोपियन कंट्री, दो कंट्री के बीच में ऐसा डिस्कशन देखा है? ये 70 सालों से यही हो रहा है। अब देखिए, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में चाहे सिचुएशन गर्म चल रही हो या फिर ठंडी चल रही हो, पाकिस्तानी मीडिया में ये हमेशा डिस्कस होता रहता है कि भाई इंडिया इतना बड़ा है, हम लड़ाई नहीं लड़ सकते, हमें किसी और तरीके से इंडिया को हराना पड़ेगा वगैरह वगैरह। मतलब इतना तो मैंने रशिया और अमेरिका के बीच में भी डिबेट्स नहीं देखी होंगी, या फिर क्या कि उनकी मीडिया में भी नहीं देखा होगा। ज़रा एक ऑब्सेशन देखिए अब इंडिया के प्रति पाकिस्तान का, कि देखा नहीं जा रहा उनसे कि इंडिया इतना ग्रो कर रहा है या फिर इंडिया इतना बड़ा है। और इंडिया इतना बड़ा होने के बावजूद भी एक बार भी इंडिया ने सामने से हमला नहीं किया। 4 बार जो है वो पाकिस्तान की तरफ से ही हमले हुए। अगर मान लीजिए कि सिचुएशन यहाँ पर विपरीत होती, पाकिस्तान बड़ा होता ना, तो कब का हमें खुद में मिला लिया होता उसने। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं कि जी सारा 80% बजट जो है वो फौज ले जाती है और ये है वो। आज डॉक्टर फरूख सलीम का एक पीस मैंने देखा, उन्होंने एक एनालिसिस किया, कोई कंट्रोवर्ट करना चाहे तो कर ले। 16% है टोटल हमारे जो आउटले है, 8,500 अरब रुपए का जो बजट है, उसमें से 16% हमने उनको दिया। और उन्होंने ये भी साबित किया है कि जीडीपी रेशो के हवाले से ये 70 से लेके अब तक नीचे आया है, बजाय दुनिया का। अगर हम बजट देखें, इंडिया का बजट बहुत बड़ा है, $72 बिलियन का उसका बजट है, सऊदी अरब का बहुत ज़्यादा है, अमेरिका का बजट 39% दुनिया का जो है वो है। भारत का बजट टोटल कितना है? $72 बिलियन। 72 बिलियन। हमारा पाकिस्तान कितना? 8.5 बिलियन। उनकी फौज की तादाद कितनी? 6 गुना हमसे ज्यादा है। उनके पास लेटेस्ट जदीद असला किसके पास है? उसमें हमारे पास अगर जंग लड़ने के 5 दिन है, उनके पास महीने हैं। और यार, ये फौज ना हो तो आपकी माएं बहनें उठा के पाकिस्तान में आपको गुलाजत का ढेर बना दें। खुदा का खौफ करें यार। बच्चे एजुकेशन दे उन्हें, सेहत दे उन्हें, कौन कह रहा ना दे? सड़कें बनाए उन्हें, ना अरबों रुपए बैरून मुल्क ले जाए आपके सियासतदान या और जितने भी करप्ट लोग हैं। ओ भाई, आप क्या चाहते हो? फौज को कमजोर करके इंडिया हर तीसरे दिन, नाउज़ बिल्ला, मेरे मुंह में खाक, हर तीसरे दिन कार पकड़ाए आपके। आप अमेरिका नहीं, भारत के साथ नहीं लड़ते। आपकी फौज, पाकिस्तान की फौज, भारत, इस्राइल, अमेरिका के साथ एट ए टाइम जंग करती है। उनकी तीनों की इंटेलिजेंस आपके खिलाफ साजिशें कर रही है। ओ भाई, आप देख नहीं रहे कि आपको पिछले 50 साल से वो कर्ज की दलदल के पहाड़ों के नीचे दबा दिया गया है। तो उसमें आप क्या समझते हैं, ये क्रिटिसिज्म जायज है? देखें, ये कुछ एक महदूद बीमार ज़हन के किराए के दानश्वर और पाकिस्तान की सलामती के, मैं हर दुश्मन तो नहीं कहूँगा, उन पे तनकीद करने वाले बेजा फौज को डैमेज करने की कोशिश करते हैं। पिछले दिनों जनरल फैज साहब का नाम लेके बहुत नामुनासिब गुफ्तगू की गई, नहायत नामुनासिब, जिसकी मैं एज ए जर्नलिस्ट मज़म्मत करता हूँ। आर्मी चीफ, सिपाहियों की, फौजियों की 60% है, जबकि आपको पता है लंदन ने कितना, आपको महाला मुल्क भारत, उसने कितना रेट हमसे ज्यादा है उसके जीडीपी रेशो के भाई से ज्यादा। $72 बिलियन। आपकी पुलिस का बजट है, खुदा का वास्ता है, इसमें ये 60% में है जो पाकिस्तान 16 आप भीख के ऊपर जंग नहीं ले, यही हुआ। अमेरिका आपको दुनिया कह के हमसे पैसे लेके तुम जंग करने जा रहे हो, तो आप भूल जाओ ना। सऊदी अरब ने कहा हम अपने वजीर खारजा भेजेंगे, आए नहीं। वो कहाँ आया था? वो पता ये चला कि वो सब मिलकर इन पे दबाव डाले थे, भाई खुदा के लिए ठीक हो जाओ। वजह यह है कि आपसे सऊदी अरब ने बात की, आपने उनको भाई बनाया, पीछे से जाके उन्होंने इंडिया से भी मुआहदे कर लिए, भारत से भी मुआहदे कर लिए। इंडिया के साथ हमारा बजट एलोकेशन का हमेशा बहुत बड़ा फर्क रहा है। इंडिया हमेशा
अपने डिफेंस का बजट जो है उसको काफी हर दफा पहले से ज्यादा उसकी पैडिंग करता है, उसमें ज्यादा इंक्रीज करता है, जबकि पाकिस्तान में बड़ा मोहतात तरीके से थोड़ी बहुत इंक्रीज होती रही है। और उसकी बड़ी जाहिर वजह है कि एक बड़ा मुल्क है, उसके फाइनेंशियल रिसोर्सेज ज्यादा है और वो अफोर्ड करता है, जबकि हमारा मुल्क अफोर्ड नहीं करता था। हमारी फाइनेंशियली उतनी स्ट्रांग नहीं है, इकोनॉमी ऐसी नहीं है तो नहीं कर सकते, लेकिन एट द सेम टाइम आर्मी ये भी नहीं अफोर्ड करती। पता था इस चीज का कि ये हमारी हुकूमतें ये सस्टेन नहीं कर सकेंगी। अगर आज बड़ी अच्छी भी इकोनॉमी हो जाए तो आप 20% पे ले आएंगे, 21 पे ले आए, लेकिन उसी मुनासबत से अगर उस जमाने में आप भारत का देखेंगे तो वो फिर वही फर्क उतना ही मौजूद होगा, क्योंकि वो भी साथ साथ बढ़ा रहे हैं अपना बजट। चुनाचे हमने इस जगह पे खित्ते में स्ट्रेटेजिक बैलेंस क्रिएट करने के लिए, क्योंकि हमारा कन्वेंशनल वेपन्स, कन्वेंशनल सिस्टम में वक्त के साथ साथ फर्क बढ़ता जा रहा है, यानी ऑर्डिनरी टैंक, गन्स, जहाज, इनमें फर्क बढ़ता जा रहा है, जिसके साथ पाकिस्तान की फौज बार भी लगा रही है भारत के अफगानिस्तान के साथ, जहां एक बहुत बड़ी लहर दहशतगर्दों की आने वाली है। देखिए, कुछ लोगों का एजेंडा है वो मुल्क से भाग गए हैं, या कुछ के उन्होंने पे रोक में रखा है कि हर वो काम करना जिससे मुल्क के महाफिजों का दिल आजारी हो, मोराल डाउन हो। लेकिन इन्हें नहीं पता है कि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। तो ये इनकी बेसलेस प्रोपोगंडे होते रहते हैं, हकीकत से बरक्स होते हैं। लेकिन बात यह है कि बजट के असरात, वज़ीर आज़म कहते हैं मिसाली बजट है, इसके असरात मैं समझूंगा तब बेहतर हैं जब आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी आएगी, गैस में कमी होगी। बंटी साहब, मैं इसका ब्रेकअप दे दूं आपको प्लीज। 1370 अरब रुपए का बजट है, जिसमें अफगानिस्तान की दीवार भी हमने बनानी है। ये GDP का 2.30% बनता है, और पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है डॉक्टर फ़ारूक सलीम के मुताबिक कि जिसका ये बजट रेशो बजट हमारा 6.50 हुआ करता था GDP का, अब 2.30 रह गया। भारत का दिफाई बजट जो है वो 73 अरब डॉलर का है, जबकि हमारा 8.5 बिलियन डॉलर का है। अच्छा, ये खबरें हैं। और एक और मेरी बात मलिक साहब आपसे पूछता हूँ, जिस मुल्क के पास एटम बम नहीं था उसका अमेरिका ने बुरकस निकाल दिया, जिसको ख़त्म करना था, जिस आर्मी को, इराक की आर्मी को ख़त्म करना था आपके सामने, शाम का बेड़ा गर्क करना था आपके सामने। तो इसका मतलब ये है कि ये दुनिया की जो सिक्योरिटी एनवायरनमेंट जो आलमी ताकतों ने पैदा कर रखी है, हाँ क्या करें, या डिफेंस लेस करके कहूँ आओ जो भी मासून कुटो। भाई साहब, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता, आपका आर्गूमेंट बिल्कुल सही है, जिनके पास एटम बम नहीं था। मगर मुझे बता दें, आपकी स्टडी मेरे से ज़्यादा है, सोवियत यूनियन जब खत्म हुआ उसके बाद कितने एटम बम थे? अभी भी हैं। कितने थे? गिनाए ना हैं? तो फिर एटम बम तो सोवियत यूनियन को भी नहीं बचा सका। मेरा नहीं, एक मिनट यहाँ गलत जाए ना, उसने यूक्रेन पे कब्जा किया ना, वो क्रीमिया के इलाकों से लिया ना, कहें उसको जाके अंदर घुस के दिखाए अमेरिका, देखिए उसका निजाम बदला, लेकिन जो उसके पास मिलिट्री आर्सेनल थे, आज भी वो बड़ा वर्ल्ड प्लेयर है, उसके अंदर वो उसको शाम नहीं बना सके, इराक नहीं बना सके। इसमें अभी मैं थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि ये एक एस्पेक्ट है सिक्योरिटी का, इस पर मुझे कोई बहस नहीं, आपकी बात मैं मान लेता हूँ, मैं अपने अल्फाज वापस ले लेता हूँ। मगर मेरा सवाल है कि अगर आप जितनी लोगों की बेहतरी नहीं करते तो आप मुल्क का डिफेंस कर सकते हैं। आपका मुल्क का डिफेंस होता है आपकी एजुकेशन के साथ, मुल्क का डिफेंस होता है सेहत के साथ, मुल्क का डिफेंस होता है बाइंग कैपेसिटी के साथ। जिस मुल्क के 3.5 करोड़ बच्चे सड़कों पे जलील हो रहे हो और उनका कोई फ्यूचर ना हो, स्वाय वो जेलों में जाने के लिए तैयार हो, क्रिमिनल बन रहे हो, तो मेरा ख्याल है हमें यह भी सोचना चाहिए। डिफेंस बजट की मैं बात ही नहीं कर रहा, फौज को सलाम मेरी। मेरा सवाल है कि अगर UNO कहती है कि 4% एजुकेशन में लगाओ, वो किधर है? वो पैसा एक मिनट सिर्फ 30 सेकंड। कौमी असम्बली में पास होता है ना, जहां इमरान खान बैठा हुआ है, जहां नवाज शरीफ, जहां पे बेनजीर भुट्टो, तो कौन है जराइम, किसका जुर्म है ये? अच्छा, किसका जुर्म है ना? फौज का बजट आधा कर रहे हैं, अपना बता लें। मैं गुजारिश करता हूँ, मलिक साहब ने वियतनाम या सोमालिया के साथ बना दिया। अच्छा, SJ शंकर साहब, मतलब जिस तरीके से भी 2+2 में उन्होंने अमेरिका में बात की, रशिया से वो ऑयल लेते हैं, अमेरिका के साथ उनका एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, चीन के साथ उनकी 120 अरब डॉलर की तिजारत हो रही है। सर, तीनों डिफरेंट ममालिक के साथ वो इतना अच्छे से मैनेज करते हैं, और हमसे एक ईरान और सऊदी अरेबिया मैनेज नहीं होता। बाकी मैं अमेरिका और चीन और रशिया की तो बात ही नहीं कर रहा। देखें फ़खर साहब, बात यह है कि उनको पता है उन्होंने क्या करना है।
जो क्या नाम है उनका, वो रशिया से तेल लेते हैं और वो अमेरिका को भी स्नब करते हैं। उसकी वजह यह है कि उनकी चाइना से भी $125 अरब की ट्रेड है, वो अमेरिका के साथ भी अरबों डॉलर की ट्रेड कर रहे हैं, वो चाइना इंग्लैंड के साथ भी कोई 50 बिलियन 40 बिलियन यूरो पे पहुंच रहे हैं बायलैटरल ट्रेड के ऊपर। सो क्वेश्चन ये है कि वो जिधर जाते हैं वो टोटल देखें $1 ट्रिलियन की एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं कि हमने इतना करना है, मार्केट बनाना चाहते हैं ये एंड वो। सो क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान की टोटल देखें ना एक्सपोर्ट यहाँ पे कितनी है, हमारा हम नेट इंपोर्टर हैं हर चीज में, 40-50 अरब डॉलर अगर आप कहीं से हमें अगर वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ना मिलता, कल वो मैं किसी को देख रहा था कि मुल्क जो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से नहीं चलते, जो इमरान खान साहब से बड़ी बात कर रहे थे भाई, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कह रहा हूँ, फॉरेन रेमिटेंस नहीं चलते जी। अगर देखें ना मुल्क चलते हैं जितनी आपकी एक्सपोर्ट होती है, जितना आपकी टैक्सेशन कलेक्ट होती है, इंटरनल इकोनॉमी से मुल्क चलते हैं। इमरान खान साहब हर दूसरे दिन ट्वीट कर देंगे आज सानू इन्ने पैसे बाहरों आए ने, इतना इनकी तो सारी आउटलुक की लीडर की वो डिफरेंट है। लेकिन लीडर की आउटलुक ये होनी चाहिए पाकिस्तान से कितनी एक्सपोर्ट जा रही है, हमें ये बताओ यार, हमें ये क्या बताते हो कि बाहर से इमरान खान के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं। भाई इमरान खान के ऊपर तो कटारे साथ ट्रस्ट करना है। जब वो अपोजिशन में थे डॉलर 110 का था, जब वो हुकूमत छोड़ के गए हैं डॉलर 185 का है, तो पैसे तो आप ऑटोमेटिक बढ़ जाने हैं। जब एक जो डॉलर ही आपने 300 का कर दें तो आप कहें जी हमारे मुल्क में इतना पैसा आ गया, इतने अरब रुपए आ गए हैं, तो उससे तो नहीं चीजें चलती। सो मेरा ख्याल है कि ये इमरान खान साहब जो है इन्होंने हमारे साथ बड़ी ज्यादती की है, जुल्म किया है। एक मासूम लोग जो कि पढ़े लिखे हमारे भाई और कहीं हमारे अनपढ़ भाई, वो सारे इस चीज में समझ गए जैसे इमरान खान साहब उन्हें ट्रू लीडरशिप दे रहे हैं। देखें इमरान खान साहब देखें वो आपको पता है जिस तरह एस्टैब्लिशमेंट के साथ पावर में आए हैं, सारी दुनिया को पता है। हम तो पहले ये बातें नहीं कर रहे थे, हम तो इमरान खान साहब की इज्जत करते थे कि यार चलो ठीक है यार, हाँ बहुत कुछ था इनके बारे में, लेकिन मैं तो कम से कम नहीं, फ्रैंकली स्पीकिंग कुछ नहीं कहता था इनके बारे में। मैं बड़ा खामोश रहता था, मैं कहता यार निजाम चलना चाहिए, मुल्क चले, मुल्क को नुकसान ना हो। और पता लग गया इन्हें शाही कोई नहीं, इन्हें जो कि पुत्र ही कोई नहीं। ठीक है, आपने जाते जाते एहसान फरामोश है, आपने जाते जाते जनरल बाजवा के ऊपर भी गन फेंका। वो बंदा जिसने आपको पावर में लाने के लिए क्या किया, आपको एक एक रुपया पूरी दुनिया से लेके दिया, आपके लिए पूरा एक सेटअप चलाया उन्होंने, ताकि यार, और वो कौन सा पावर, वो किसी को भी हाथ जिस पर रखते वो वजीर आज़म बन जाता। लेकिन उन्होंने कहा यार ये पॉपुलर चाय सा पता नहीं किड्डा कुछ चंगा बंदा है, ये पता नहीं की कर देगा। वो पता लग गया ये वो वही वाली बात है कि मतलब कोदा पहाड़ निकला चूहा, एस्टेब्लिशमेंट के साथ वही हुआ। लेकिन अब आपको लगता है कि उन्होंने हाथ बिल्कुल खींच लिया? देखिए ये होता है कि जब ये सारे के सारे जो निजाम है ना, निजाम ये देखें, इसको इमरान खान तो समझते हैं निजाम को लपेट दे। और मैं एक बात बताऊं, इतने अपॉर्चुनिस्ट हैं, इतने सेल्फिश हैं खान साहब कि वो कह रहे हैं कि मैं अगर अवाम में, मैं पावर में नहीं आऊंगा तो मैं सड़कों पे रहूंगा। भाई आप जो है वो एक किस तरह के बंदे हो यार, आप तो अक्ल नु हाथ मारो। आप दूसरी, अगर आप अपनी मेजॉरिटी खो गए हो ना, आप रिस्पेक्ट करो पार्लियामेंटेरियंस की। हाँ अगर वो सबसे बड़ी बात करते हैं जी वो फ्लोर क्रॉसिंग, तो भाई इलेक्शन कमीशन को कोई उनको डी-स्टेट कर दें, उनके ऊपर इलेक्शन कमीशन में जाएं। ये कौन सी बात है कि जी वो देखे ना जी वो इलेक्शन कमीशन नहीं कर रहा, वो इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भेजे हैं। हम कहते हैं उनको, अगर उन्होंने कानून तोड़ा है तो उनको करो, लेकिन नेशनल असेंबली में जो गवर्नमेंट बनी है उसमें तो कोई फ्लोर क्रॉसिंग नहीं हुई। उसमें तो कोई नहीं, वो तो सारे कोलिशन पार्टनर थे जी। मैंने कहा इल्हान उमर अभी आई हुई थी, इल्हान उमर, हाँ इल्हान उमर। फखर साहब देखिए पहली बात तो यह, इल्हान उमर को इतना प्रोटोकॉल देने की क्या जरूरत है? इल्हान उमर कौन है? इल्हान उमर ऐसे ही है जैसे मैं कोई मिसाल दूं तो जैसे पाकिस्तान में कोई एमएनए होता है तो इल्हान उमर यहाँ एक एमएनए है। आपने पाकिस्तान का सदर उसको मिल रहा है, वजीर आजम मिल रहा है, उसको प्रेसिडेंट मिल रहा है, उसको वो जो अपोजिशन लीडर मिल रहा है, उसको कश्मीर में कितना प्रोटोकॉल, नेशनल असेंबली का स्पीकर मिल रहा है, जैसे वो पता नहीं क्या। और मजे की बात है वो स्टेट विजिट पे नहीं, जाती विजिट पे आई है। वैली वो स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, वो वहां पे क्या कर रही है ना, वो हमसे पूछ के गई है, वो अपने एक पर्सनल विजिट पे गई हुई हैं। सो इतनी तो औकात है हमारी लीडरशिप की कि ये उसी वक्त को बंदा है तो लेट जाते हैं। इमरान खान साहब जो है वो अपने फॉरेन मिनिस्टर को लेके उसके साथ बैठे हैं, ह्यूमन राइट्स के मिनिस्टर को लेके उसके साथ बैठे हुए हैं। वो कौन है भाई? इल्हान उमर। इल्हान उमर के यहाँ अमेरिका में 50 मसले चल रहे हैं। मैं बहुत सारे दोस्तों से बात की, मैंने उनके बारे में पढ़ा समझा भी। तो क्वेश्चन ये है कि हम लोग जो है ना, वो कल आपने देखा है कि वो जयशंकर साहब जो थे इंडियन फॉरेन मिनिस्टर, सर मैं उसी पे आ रहा था। बिल्कुल आपने बिल्कुल जी राइजीना डायलॉग में वो क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे हमें अपनी आइडेंटिटी पे काम करना है। सो क्वेश्चन ये है कि वो देखिए इंडिया आज कहाँ पहुंच रहा है, वो 75 साल में कहाँ पे हैं, और हमारी वैल्यू ये है कि एक कांग्रेस वुमेन अमेरिका से आ जाए तो सारी हुकूमत लेट जाती है उसके आगे। सो ये
जी बिल्कुल सर। चीमा साहब एक लास्ट क्वेश्चन, एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इस वक्त दो फ्रंट से जो है वो बड़ा सख्त प्रेशर आ रहा है। एक तो जिस तरीके से पॉलिटिकल साइड से इमरान खान साहब कोशिश कर रहे हैं, दूसरा है सर बलूचिस्तान के हालात, और इसके साथ साथ सर हमारा अफगानिस्तान का बॉर्डर। क्या नजर आ रहा है आपको, क्योंकि प्रेशर बहरहाल है, जो हमले हम देख रहे हैं अभी कराची का जो हुआ, BLA जो कर रही है इस नए साल में, तो क्या नजर आ रहा है कि अभी दोनों प्रेशर की वजह से ज्यादा मसाइल पैदा हो रहे हैं, या संभाल लेंगी हमारी फोर्सेस जो है, बलूचिस्तान को भी संभाल लेगी और अफगान बॉर्डर को भी संभाल लेगी? सर संभालने को वी 100% नो कि उनके पास कैपेबिलिटी है। क्वेश्चन ये होता है कि देखें, अफगानिस्तान में हमें उम्मीद थी तालिबान के ऊपर के वो बंदे बनेंगे, वो बंदे नहीं बने। दे हैव टेकन अ डिफरेंट लाइन। उन्होंने कहा नहीं जी, हमने TTP को सपोर्ट करना है, हमने बलोच मिलिटेंट्स को पनाह देनी है, और वो अपनी उस गेम में लगे हुए हैं, उनको करने दें। लेकिन यह है कि हमारे पास एब्सोल्यूट कैपेबिलिटी है, हम आज चाहें तो अफगानिस्तान को चोक कर दें। ठीक है, इमरान खान जो है वो तो तालिबान के हक में इसलिए बातें करते हैं, उनको पता है, फखर भाई बुरा ना बनाइएगा, उनको तो पता है मैंने KPK का वोट लेना है, उनको तो मैंने पश्तून वोट लेना है, मैंने आपकी बात वोट लेना। हाँ, वो सिर्फ वो अफगानिस्तान के साथ नहीं थे, वो खैबर पख्तूनख्वा का जो पख्तून वोटर है, वो जो एथनिक है, उसको टच कर रहे थे, उसको बता रहे थे देखो मैं तुम पे ड्रोन हमले हैं तो मैं बात करता हूँ, देखो मैं तुम्हारे ट्राइबलिज्म की बात कर रहा हूँ, देखो मैं तुम्हारी वैल्यूज की बात कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे कल्चर की बात कर रहा हूँ, तुम्हारे बारे में बता रहा हूँ, देखो मैं तुम्हारा एडवोकेट हूँ। और वो सीधे और मासूम और हुब्बल वतन हमारे पख्तून भाई जो हैं, वो समझ गए कि ए बंदा साडा जड़ा है ना, तो इमरान, और ऊपर से मजहब कार्ड भी इमरान खान साहब खेल गए ताकि जमात इस्लामी और JUIF को तो फारग करो ना। और इमरान खान साहब को थोड़ा सा पीछे चले जाए, वो कहते थे फजलुर रहमान तुम मजहब कार्ड खेलते हो। ठीक है। और दूसरी बात, आपने बलूचिस्तान की बात की, मैं आपको फखर भाई बात बताऊं, बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ा सीरियस डायलॉग चाहिए। देखिए, ये जो लड़की जिसने सुसाइड किया है ना, ये बड़े पढ़े लिखे घर की है, मेरे पास इसकी पूरी प्रोफाइल आई है, मैं एक शेयर करूंगा अनकरीब, कि इसकी जो ये बड़े पढ़े लिखे, इसका आई थिंक वालिद जो रहा है वो रजिस्ट्रार रिटायर्ड है सर, रहा है। ठीक है, इसका भाई, इसके भाई जज और पता नहीं कहाँ क्या कमिश्नर और इस तरह की पोस्ट में, मतलब इस तरह के लोग हैं जो, अब आप इमेजिन करें, इतनी अच्छी फैमिली जो है, उसका बच्चा जो है, लड़की जो है, वो अपने हस्बैंड जो उसका डॉक्टर हो, वो इस तरह करे, तो इट मींस दैट देयर इज सम सीरियस प्रॉब्लम इन द सेटअप। आपका जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, उसको प्लीज अनर्थ करें, उसको समझने की कोशिश करें। थिंग्स विल नॉट बी द सेम द वे दे आर। सो ये चीजें, मेरा ख्याल है कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन एक लोकल इंडिजिनस डायलॉग चाहिए। और ये जो एस्टैब्लिशमेंट इस्लामाबाद या पिंडी से बैठ के क्वेटा के फैसले करती है, दे मस्ट नॉट बी डन, बिकॉज वो बैकफायर कर रहे हैं। इंडिया 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 क्यों हो रहा है इंटरनेशनल मीडिया? हम IT को देख लें, हम स्पेस साइंसेस को देख लें, हम लोग स्टडीज़ को देख लें, हम लोग बहुत सारी चीज़ों में देख लें, तो इंडिया हमें जो है वो टॉप पोजीशंस पर नजर आता है। इंडिया की भी तो एक है ना, एक खुद मुख्तारी है, उनका एक हिस्टोरिकल इमेज है। वो कभी नॉन अलाइंड मूवमेंट के वो हेड होते थे, वो लीडर होते थे, इसीलिए इंडिया जो है वो अपने ऑप्शंस ओपन रखता है। आप अच्छा, इंडिया जो है वो एक अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी रखता है। इंडिया का तो देख लें, वो रशिया से ऑयल ले रहे हैं, तो व्हाइट हाउस के उसकी स्टेटमेंट कल दोबारा आई है, उन्होंने कहा ये जो सैंक्शन है ये इंडिया पे अप्लाई नहीं होती। अब आप इमेजिन करें ना कि किस तरह व्हाइट हाउस क्लैरिफिकेशंस दे रहा है व्हेन इट कम्स देयर। इस पावर इन एशिया एक बहुत बड़ी प्राउड मोमेंट है इंडियंस के लिए, इंडिया के लिए, इंडिया की गवर्नेंस के लिए, जो है वो एक बहुत ही अच्छा पे बैक है, जितनी उन्होंने मेहनत की, जितनी सेक्रीफाइसेस की। नमस्कार दोस्तों, अब ये बात बिल्कुल सच है कि इंडिया के बारे में जितना इंडिया डिस्कस नहीं करता ना, उतना पाकिस्तान डिस्कस करता है। पाकिस्तान के यूट्यूबर्स डिस्कस करते हैं कि भाई ज़रा देखिए कि इंडिया की इतनी अच्छी सिचुएशन कैसे हो रही है, आखिरकार हमने ऐसी कहाँ गलती कर दी, और इंडिया ने यहाँ पर कैसे, कब उन्होंने अच्छे स्टेप्स यहाँ पर भर लिए, या फिर कहे कि उन्होंने चल दिए कि भाई यहाँ से उनकी जो ग्रोथ थी वो अच्छी हो गई। देखिए, इंडिया पहले से पोटेंशियल एक कंट्री था, नो डाउट पाकिस्तान भी था, क्योंकि आज की अगर उनकी पॉपुलेशन काउंट करो 22-25 करोड़ की, तो कम नहीं कहलाती। लेकिन आज जो है ना, पूरी दुनिया इंडिया को अपने पाले में रखना चाहती है, मतलब अपने साथ रखना चाहती है, चाहे वो रशिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, चाहे पूरा का पूरा वेस्ट ब्लॉक हो। कहने का मतलब ये है कि इंडिया ने जिस तरीके से राइज किया है ना, वो पूरी तरीके से यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है कि भाई चाहे वो नॉन अलाइनमेंट जो थी, मतलब पूरा का पूरा जो दुनिया थी वो रशिया और अमेरिका के बीच में जब डिवाइड थी, तब इंडिया ने नॉन अलाइन यहाँ पर रहकर उसकी लीडरशिप भी की थी। यहाँ पर यही सारी बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं।
इंडिया इंडिया क्यों हो रहा है इंटरनेशनल मीडिया? इंडिया एक्चुअली एक नेशन के तौर पर वर्क कर रहा है, तो उनकी अवाम भी लॉयल है गवर्नमेंट के साथ, और उनकी जो लीड क्लास है वो भी लॉयल है, और कलेक्टिवली जो मेहनत कर रहे हैं ना, अब देखें उनमें कुछ फैक्टर्स और भी हैं, लाइक डेमोक्रेसी भी है, उनकी गवर्नमेंट भी अच्छी है, और वो चीज़ों को लेके बहुत सीरियस हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। लाइक आप आईटी डिपार्टमेंट देख लें, ठीक है, आपका गूगल का सीईओ है, ट्विटर का सीईओ है, और बहुत सी चीज़ें हैं जो आईटी में हैं। अब आपको भी आइडिया होगा कि इंडिया को सिलिकॉन वैली भी कहते हैं, ठीक है, तो चीज़ें जो है ना वो बड़ी सीरियस लेकर चलते हैं, वो वर्किंग कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, हर फील्ड में आप चले जाएँ, आप स्पोर्ट्स में चले जाएँ, लाइक आईपीएल देख लें, ठीक है, और सॉकर लीग उनकी देख लें, और उसके अलावा हॉकी देख लें, जो भी फील्ड चले जाएँ, आईटी चले जाएँ, गेम्स चले जाएँ, आप इंडस्ट्री चले जाएँ, लाइक बॉलीवुड, जो दुनिया में हॉलीवुड के बाद मेरे ख्याल से बॉलीवुड ही चलता है ज़्यादा, तो किसी भी फील्ड में चले जाएँ वो एज ए नेशन एक अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में यही रीज़न है कि हर तरफ जो है वो इंडिया ही चल रहा है। तो एक है ना, एक खुद मुख्तारी है, उनका एक हिस्टोरिकल इमेज है। वो कभी नॉन अलाइन मूवमेंट के वो हेड होते थे, वो लीडर होते थे, इसलिए इंडिया जो है वो अपने ऑप्शंस ओपन रखता है। अच्छा, इंडिया जो है वो एक अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी रखता है। इंडिया का तो देख लें, वो रशिया से ऑयल ले रहे हैं, तो व्हाइट हाउस के उसकी स्टेटमेंट कल दोबारा आई है, उन्होंने कहा ये जो सैंक्शन है ये इंडिया पे अप्लाई नहीं होती। अब आप इमेजिन करें ना कि किस तरह व्हाइट हाउस क्लैरिफिकेशंस दे रहा है व्हेन इट कम्स देयर। अब अगर बांग्लादेश का सिक्योरिटी कोऑपरेशन देखा जाए तो ये कुछ ऐसे हैं जो सिक्योरिटी कोऑपरेशंस बांग्लादेश कर रहा है, जिस तरह जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट है, या एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एक एग्रीमेंट है। ये बेसिकली डिफेंस एग्रीमेंट्स जो बांग्लादेश कर रहा है उसके साथ। फिर इसी तरह इंडो पैसिफिक में टेररिज्म के हवाले से जो है वो डायलॉग की बात हो रही है। और दूसरा ये है कि डिफेंस एग्रीमेंट्स मजीद जो हैं वो बढ़ा सकते हैं, उसके ऊपर भी बात होगी कि किस तरह, क्योंकि बांग्लादेश को वो एक ऐसे इंडो पैसिफिक पार्टनर के तौर पे ले रहे हैं अमेरिकन। जब आप उनको इंडो पैसिफिक पार्टनर के तौर पे लेंगे तो आपको वो इन्वेस्टमेंट्स भी करेंगे। आप रिसेंटली, आपको याद है जो अमेरिका के फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो थे, वो जाते जाते आई थिंक मालदीव्स में भी अपनी जो एम्बेसी खोल गए थे, वहां पे उनकी एम्बेसी नहीं थी आई थिंक। सो ये जो चीजें हैं वो इंडो पैसिफिक के हवाले से काफी काम हो रहा है। ख्याल है कि इंडिया ने भी अमेरिका को ये कहा है कि आप बांग्लादेश को लूप में लें, सो दैट बांग्लादेश जो है वो जैसे कहना प्रॉपरली, हमारा तो इन्फ्लुएंस है ही है, लेकिन चाइना के उसमें इन्फ्लुएंस में ना आया। जिस तरह क्वाड के तौर पे बांग्लादेश ने अपने आप को नहीं जो है वो किया। और अमेरिकन ने एक चीज नोट की है कि बांग्लादेश का जो ट्रेंड है वेपन्स प्रोक्योरमेंट का, वो सारा टिल्ट कर रहा है चाइना की तरफ। तो व्हाई नॉट आस्क इंडिया टू गिव वेपन्स टू। कि क्या रीज़न है? अगर हम आईटी को देख लें, हम स्पेस साइंसेस को देख लें, हम लोग स्टडीज़ को देख लें, हम लोग बहुत सारी चीज़ों में देख लें, तो इंडिया हमें जो है वो टॉप पोजीशंस पर नज़र आता है। वाई? एक तो इंडियंस जो हैं दे इन्वेस्ट मोर इन एजुकेशन एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। उनकी जो भी एजुकेशन की सीट्स हैं दे मोर मेरिटोरियस एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। और इंडिया में यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादा हैं, मेरिट बेस्ड यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादा हैं, और इंडियंस इस वजह से पाकिस्तान से ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं। अपॉर्चुनिटी ज़्यादा दे रहा है इंडिया पाकिस्तान। मैम, बीइंग मेडिकल स्टूडेंट, आपको क्या लगता है कि इंडिया में जो है, अगर हम अपने जो है स्टैट्स को देखें तो यहाँ पाकिस्तान में सिर्फ 1.5 आई गेस मिलियन जो है वो डॉक्टर्स हैं, वहाँ पर 18 मिलियन डॉक्टर्स हैं, तो इतना बड़ा डिफरेंस क्यों? सबसे पहले तो बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन, और उसके बाद उनकी जो पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं वो भी अगैन उसका भी रेशो ज़्यादा है। तो ये वजूहात, मेनली 2 वजूहात है जिसकी वजह से डॉक्टर ज़्यादा इंडिया में बन रहे हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, क्या लगता है कि पाकिस्तान में जो है एजुकेशन, आपने बात की, तो एजुकेशन को जो है इम्प्रूव करने का और सिस्टम को चेंज करने का क्या तरीका है? पॉलिसीज़ में कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। नहीं, उन्होंने फिर अमेरिका के सवाल साथ ये भी पैदा है ना कि इंडिया जो अब विंडो देख रहा है वो इसलिए देख रहा है कि उसको पता है कि पता नहीं अमेरिका आता है नहीं आता साथ, जो कि बड़ी सूरत हाल क्रिएट हुई ना कि आप उनका वैक्सीन नहीं मान रहे, आपने ये बीच में मुस्तकिल, उन्होंने एक विंडो निकाली कि रशिया, ठीक है, रशिया के साथ वो गए। क्या रशिया चाइना से अलग हो रहा है भी, और क्या इंडिया के साथ जाएगा? यार मुझे बुरा लगता है क्योंकि आपके हर सवाल का मेरे पास जवाब ये है कि मुझे नहीं पता। अच्छा देखिए ना, मेरा तो प्रेमिस ही है कि हमें नहीं पता।
और जब आपको नहीं पता कि कौन कहाँ बैठ रहा है तो फिर अक्लमंदी ये होती है कि अपने ऑप्शंस ओपन रखो, जैसे भारत ने रखे। लेकिन ना, इंडिया अक्लमंद मुल्क है। इंडिया जो है बड़ी उनकी हिस्ट्री है, वो समझते हैं इन बातों को। वो उन्होंने भी अर्थशास्त्र उन्होंने भी पढ़ी हुई है। मेरा सवाल ये तो वो ये कहते हैं कि फिर आप जो है आप रूस से कुट्टी करने का कोई फायदा नहीं। मेरा सवाल ये है, क्या रशिया चाइना आपको पिछली कोल्ड वॉर की तरह, आप कह रहे हैं न्यू कोल्ड वॉर है या नहीं, अगर होती, हाँ, इसमें अभी फ्यूचर का तो हम 10 साल बाद की बात नहीं कर सकते, अभी आप लेके जाए ना, एक तो चाइना इंडियन इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है सेंट्रल एशिया में, ठीक है जी, ऊपर से अफगानिस्तान के मामलात खराब हैं, आपका जो मुस्तकबिल है सारी ग्लोबल डिस्कशन से, जो रीजनल डिस्कशन में कह रहा हूँ, इससे बाहर है। हमारे क्या मसाइल हैं, हम वही पुराने रोने रो रहे हैं जनाब, अफगानिस्तान में ये हो गया, इस्लामोफोबिया ये हो गया, जो है वो कश्मीर के मसले वहीं पे बैठे हुए हैं, इंटरनली हमारी जो डेमोक्रेटिक मामलात हैं वो खराब पड़े हुए हैं, और हम वो अपनी पुरानी कहानी सुना रहे हैं। और उधर वो जो इंडिया का तो खैर मल्टीलैटरल रिलेशनशिप है ही है, बांग्लादेश जो है वो आईटी में वहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो अमेरिकन कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो है वो जैसे बिजनेस पार्टनरशिप जो है वो बांग्लादेश के साथ जो है वो अपनी इनहेंस कर रहे हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अमेरिकन अंडरस्टैंड करते हैं कि हमें चाइना का जो ज्यादा इन्फ्लुएंस है उसको इंडिया के साथ मिल के बांग्लादेश में कम करना है। So India and America जो है they are working together to reduce the Chinese influence. है मिलकर काम करते हैं। वहाँ की सबसे बड़ी बात टैलेंट जो है उसको सराहा जाता है, टैलेंट की कदर की जाती है। इंडस्ट्री में देखा जाए तो वहाँ पे जितने टैलेंटेड लोग हैं, बच्चे हैं, वो इस फील्ड में बहुत आगे हैं। उनकी इंडस्ट्री भी काफ़ी आगे है पाकिस्तान से, और वो क्योंकि उनका टैलेंट जो है माना जाता है। बच्चे देखें यहाँ पे, वहाँ पे अगर शो होते हैं, शो के दौरान भी किसी बच्चे का टैलेंट है तो उसको आगे लेकर चलते हैं, उसको पीछे नहीं करते। पाकिस्तान में अगर कोई रियलिटी शोज़ हैं, इसके अलावा उनकी एजुकेशन काफ़ी अच्छी है। उनका देखा जाए तो जो रेडी लगाने वाला भी उनका बंदा है या कोई भी रेडी भी लगाता है, उसकी इंग्लिश भी काफ़ी अच्छी है, उसको भी काफ़ी इल्म होता है, उसके पास भी एजुकेशन होती है। और इसके अलावा अगर देखा जाए उसमें वहाँ की लड़कियाँ जो हैं वो भी काफ़ी आगे हैं। जैसे हमारी सानिया मिर्ज़ा हमारी भाभी हैं, वो भी खातून हैं वहाँ की, इंडिया में, वो भी उन्होंने भी अपना लोहा वहाँ पे मनवाया हुआ है। वो भी कमज़ोर दिल अफराद और डिप्रेशन के मरीजों को ये वीडियो नहीं देखना चाहिए। और इस वक्त पाकिस्तान की सालमियत एक इंतहाई खतरे में पड़ चुकी है। हाकम बदहन वो दिन दूर नहीं जब आलमी इदारे हमारे एटमी सासों का सौदा करने का जाल फेंकेंगे, या श्रीलंका की तरह हमें अपनी कोई कीमती बंदरगाह जो है वो गिरवी रखनी पड़ जाएगी, और हमारे आगे कुआं और पीछे खाई। अल्लाह ना करे। आप लोगों को लानत है अल्लाह की कि आपको ऐसे हुक्मरान मिलते हैं। सब कुछ बेच दिया, आपके मुल्क में कुछ बाकी नहीं रहा, या तो बेच दिया या फिर उसको गिरवी रख दिया। है कि पाकिस्तान कर्जों, कमाई और अखराजात के ऐसे घनचक्कर में फंस चुका है कि इसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। यहाँ तक कि हुकूमत चलाने के लिए भी पैसा अवाम का खून चूस कर टैक्सों की सूरत में पूरा करना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, अब देखिए पाकिस्तान का आप सबको पता है कि एक तरीके से बहुत ही बढ़िया फंडिंग जाता है खालिस्तान सपोर्टर्स को। अब देखने वाली बात यह है कि खुद जो है वो भीख मांगकर पैसा लाते हैं, बाहर से कटोरा लेकर जाते हैं। अब देखिए इंडिया के अंदर क्या होता है कि जो सेंसेक्स का जो या फिर कहे कि जो मार्केट है उछाल इसीलिए आता है कि भाई कोई ना कोई अच्छी न्यूज़ होती है, बड़ी न्यूज़ आती है, इंडिया का किसी कंट्री के साथ ट्रेड बढ़ गया, या फिर कहे कि किसी प्रोडक्ट में उसकी बिक्री भी ज़्यादा हो गई, या फिर कहे कि उसकी डिमांड ज़्यादा होने लगी तो उछाल हो गया। अब पाकिस्तान में कहीं से 1-2 बिलियन 2-4 बिलियन की अगर उधार मिल जाता है ना, तो शेयर मार्केट उनका ऊपर आ जाता है। कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें चल रही है, उधार के पैसों से पूरा का पूरा पाकिस्तान चल रहा है, और फिर भी क्या है उसमें से अच्छा खासा फंडिंग जाता है खालिस्तान सपोर्ट्स को सपोर्ट करने के लिए। अब 1971 के अंदर जो इंडिया ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए ना, वो आज भी 50 साल से ऊपर हो गए, लेकिन फिर भी पाकिस्तान भूलने को तैयार नहीं है, और उनको लगता है कि हम भी इंडिया को ऐसा एक जख्म देंगे जैसा हमें मिला है, लेकिन ऐसा अब तक होता नहीं दिख रहा। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि कमज़ोर दिल अफराद और डिप्रेशन के मरीजों को ये वीडियो नहीं देखना चाहिए, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको होशरुबा मालूमात फराहम करूंगा जिससे ये साबित होता है कैसे पाकिस्तान के फैसला साज पाकिस्तान के डेथ वारंट्स पे दस्तखत कर चुके हैं अपेरेंटली, और पाकिस्तान एक ऐसी मुसीबत में फंस चुका है
जिससे निकलना मौजूदा दौर तो दूर की बात है, अगले कई अशरों में भी पता नहीं कैसे हम निकल पाएंगे। और मुझे तफसील बताते हुए जनरल मुशर्रफ की वो बात याद आ गई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज। पता नहीं उनको पता था कि अगले 10 सालों में पाकिस्तान के साथ क्या घिनौना खेल खेला जाएगा। और इस वक्त पाकिस्तान की सालमियत एक इंतहाई खतरे में पड़ चुकी है। हाकम बदहन वो दिन दूर नहीं जब आलमी इदारे हमारे एटमी सासों का सौदा करने का जाल फेंकेंगे या श्रीलंका की तरह हमें अपनी कोई कीमती बंदरगाह जो है वो गिरवी रखनी पड़ जाएगी और हमारे आगे कुआं और पीछे खाई। अल्लाह ना करे हमें वो दिन देखना पड़े और अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पता नहीं ये पाकिस्तानी कौम की बदकिस्मती है कि पाकिस्तान कर्जों, कमाई और अखराजात के ऐसे घनचक्कर में फंस चुका है कि इसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। मईशत ठीक है तो सब ठीक है और मईशत खराब है तो सब खराब है। ना इलाज के लिए पैसा, ना तालीम के लिए, ना ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, ना अवामी फलाह के लिए मंसूबों के लिए, यहाँ तक कि हुकूमत चलाने के लिए भी पैसा अवाम का खून चूस कर टैक्सों की सूरत में पूरा करना पड़ता है। उसे महंगाई में मजीद इजाफा और लोगों के बजट्स आउट हो रहे हैं। जब लोगों के अखराजात पूरे नहीं होते तो फिर कर्ज लिया जाता है और गुर्बत में इजाफा शुरू होता है। गुर्बत किसी भी कौम या किसी भी मुल्क के अवाम पे बदतरीन जुल्म होता है। महंगाई बदतरीन नाइंसाफ़ी है जो बगैर किसी टैक्स और गैर कानूनी तरीके से अवाम की जेबों से पैसा निकाल देती है। दोस्तों, बहुत एक सोचने वाली बात है। आपके मोटरवेज गिरवी रख दिए, आपके फ्रीवेज गिरवी रख दिए, आपके बिल्डिंग्स गिरवी रख दी, ठीक है। आपके एयरपोर्ट्स हैं, आपके इस्लामाबाद, लाहौर, कराची के एयरपोर्ट गिरवी रख दिए, आपके F9 इस्लामाबाद का पार्क गिरवी रख दिया। और ये तो छोटी बात है, आपकी गैरत, आपकी इज्जत भी गिरवी रख दी। मैं आपने किस मुल्क में ऐसा देखा है? आपने किस मुल्क में ऐसा देखा है ऐसे होते हुए? ये मलेशिया ने 2002-2003 में सुकूक बॉन्ड्स निकाले थे अपने, और बोला था कि साहब हम इतनी ज़मीन गिरवी रखेंगे और इस पे हम आगे काम बढ़ाएंगे क्योंकि इस्लामिक है। इस्लामिक कैसे भाई? क्योंकि इसमें ब्याज नहीं है, इसमें सूद नहीं है। तो बोला साहब बहुत बढ़िया, इस्लाम का हवाला लेके, इस्लाम के पीछे आड़ लेके और फायरिंग शुरू कर दी साहब इन लोगों ने। अच्छा, आप लोगों ने सीखा बहुत जल्दी और आपने अपने पूरे कौमी असासे चीनियों के कदमों पे रख दिए और इस हमाम में सब नंगे हैं दोस्त, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो जरदारी हो, चाहे वो परवेज मुशर्रफ हो, और अब मर्द मोमिन मर्द हक हैंडसम इमरान खान हो, सब एक जैसे हैं। आप लोगों को लानत है अल्लाह की कि आपको ऐसे हुक्मरान मिलते हैं। सब कुछ बेच दिया, आपके मुल्क में कुछ बाकी नहीं रहा, या तो बेच दिया या फिर उसको गिरवी रख दिया। किसी भी मुल्क की सालमियत की बुनियाद इस बात पर होती है कि उस मुल्क के पास पैसा कितना है, उसके रिजर्व्स क्या है, उस मुल्क की जीडीपी किस तरह से तरक्की कर रही है। रशिया के पास अमेरिका से कई गुना ज़्यादा असला था, सोवियत यूनियन, लेकिन वो टूट गया। क्यों? क्योंकि उसकी इकॉनमी डूब रही थी और उस पास इतनी बड़ी फौज को ही चलाने के लिए अखराजात नहीं थे। अमेरिका ने उसे बर्बाद करने के लिए अरबों डॉलर वाले अफगान जिहाद पे लगा दिया। फिर अमेरिका ने पूरी दुनिया पर अपनी टेक्नोलॉजी और दौलत की बुनियाद पे हुकूमत की। दरअसल मौजूदा दौर में टेक्नोलॉजी ही असल दौलत है। इस वक्त पाकिस्तान पे 45,000 अरब रुपए के कर्जे हैं, जिसमें 112 अरब डॉलर बैरूनी कर्जे हैं। पाकिस्तान इन कर्जों की मद में सालाना 3,000 अरब का सूद दे रहा है और 2020 के बजट में तकरीबन 2,946 अरब रुपए कर्जों की सूद के सूरत में रखा गया, जो अफवाज पाकिस्तान के बजट से 3 गुना ज़्यादा। पाकिस्तान जिस भंवर में गिर चुका है, इसके कर्जों में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि जब आपने कर्जों का सूद भी कर्ज लेकर देना है तो फिर असल रकम के साथ कर्ज मजीद नहीं बढ़ेगा तो और क्या होगा। अब पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि पाकिस्तान ने अरबों डॉलर कर्ज लिया। इस कर्ज को कैसे मुल्क की तरक्की के लिए इस्तेमाल करना है, उस पर फोकस नहीं किया। वक्ती फ़ायदे, मफादात, इलेक्शन, ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए जिससे ना तो आवाम को फ़ायदा हुआ और ना ही मुल्की मईशत को। उल्टा पाकिस्तान एक ऐसे घनचक्कर में फंस चुका है जिससे निकलना मुश्किल नजर आ रहा है। हम वो वाहिद कौम हैं जो वक्त और जरूरत के तहत अमीर और गरीब बनने का फन बखूबी जानते हैं। एक ही वक्त में हम गरीब और मुस्तहिक इतने हैं कि अफगानिस्तान और ईदी से भी इमदाद लेने से हरगिज नहीं हिचकिचाते। कोरोना जैसी मूजी बीमारी की वैक्सीन तक चीन से खैरात में ले लेते हैं और फिर सीना ठोक कर टेलीविजन पर
कौम को बराहे रास्त टीके लगाने की बाकायदा तशहीर की जाती है और इसे कमाल ढिठाई से वजीर आजम के कमाल विजन से मंसूब भी कर दिया जाता है। गरीब इतने हैं कि इस्लामाबाद के चंद सरकारी स्कूल्स की बसों के लिए 30 करोड़ रुपए सालाना हुकूमत वक्त को गिरा गुजरते हैं और खाली खजाने का रोना रोते हुए फंड्स जारी करने से इनकार कर देते हैं। इमरान खान की हुकूमत की तरफ से इस्लामाबाद का F9 पार्क गिरवी रखने पे अवाम में बड़ा गुस्सा देखा गया, लेकिन फिर इमरान खान ने उसको रिजेक्ट कर दिया और उस बात सोचा कि इस्लामाबाद क्लब को हम गिरवी रख रहे हैं। लेकिन ये सिलसिला 2006 से शुरू हो चुका था। उस वक्त पाकिस्तान के कई हाईवेज, मोटरवेज, एयरपोर्ट्स, PTV, रेडियो स्टेशन बिल्डिंग, कई चीज़ें गिरवी हैं। 2006 में शौकत अजीज़ की हुकूमत ने M1, M4, IMDC और ओकरा बाईपास को गिरवी रखा। इसके बाद इसहाक डार ने 2014 में $1 बिलियन के एवज हाफिजाबाद लाहौर सेक्शन ऑफ द मोटरवे, जबकि 49 अरब के बदले फैसलाबाद पिंडी भटिया सेक्शन ऑफ द मोटरवे 2013 से 2016 के दरमियान कराची जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट 492 अरब के एवज गिरवी रखा गया। फिर PTV की रेडियो पाकिस्तान के असासे भी उसी दौरान गिरवी रखे गए और 1000 अरब रुपए अपने दौरे हुकूमत के आखिरी साल में इलेक्शन के पेश नज़र डेवलपमेंट में खर्च किए गए। अब 1947 से लेकर 2014 तक पाकिस्तान का कर्जा 7000 अरब रुपए था। 30,000 अरब रुपया पीपल्स पार्टी और नून लीग ने अपने 10 साल में कर्ज लिया और तहरीक इंसाफ की हुकूमत 15,000 अरब अभी तक कर्जा ले चुकी है। क्या कोई है जो हमें बताए कि अगर पाकिस्तान को चाइना ने भी कर्ज लेने से मना कर दिया तो फिर पाकिस्तान किस दर पर ठोकर खाएगा, किससे अपनी सालमियत का सौदा करेगा? क्या कोई है जो बताए कि गुज़िश्ता 12 सालों में कर्ज वापस करने वाले के लिए लिया जाने वाला कर्जा बुलेट ट्रेन की रफ्तार से क्यों भाग रहा है? क्या कोई है जिसके पास पाकिस्तान की कौम के दुखों का मदावा हो? वरना इन हालात में तो मुझे आगे अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है, क्योंकि मैं ये बात 10 साल पहले कह चुका हूँ कि पाकिस्तान के दुश्मन पाकिस्तान पर इस हद तक कर्जे चढ़ा देंगे कि पाकिस्तान के पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं बचेगा और फिर पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान के एटमी असासों का सौदा करने पर बात आएगी। एक दफा रह के तो देखो हिंदुस्तान को, कितना प्यारा मुल्क है और कितनी हकूक हैं यहाँ औरतों के। कहाँ पाकिस्तान और फिर पाकिस्तान एम्बेसी के टुकड़ों पे पलने वाले लोग लेक्चर देते हैं कि क्या किया जाए। ये कहा कि जी वेस्टर्न जो सिविलाइजेशन है उसकी वजह से हमारा खानदानी सिस्टम तबाह हो रहा है, विच वॉज ए वेरी इमैच्योर स्टेटमेंट। इस तरह तो वेस्ट भी ये कह सकता है ना कि मुसलमानों की जो तालीमात हैं और जो प्रीचिंग है और जो ख्यालात हैं उसकी वजह से हमारी सोसाइटी खराब हो रही है। नमस्कार दोस्तों, 1947 में एक कंट्री के दो कंट्री बने, एक पाकिस्तान बना, एक भारत बना। अब उसके बाद हुआ ये कि जैसे जैसे अगर आप स्लोली प्रोग्रेस देखो और आज 70 सालों के बाद 75 सालों के बाद अगर आप किसी पैमाने पर अगर आप चेक करने जाओ, चाहे वो वुमेंस के राइट्स हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ सेक्टर हो, चाहे एंटरटेनमेंट हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, हर किसी चीज़ में आप पाकिस्तान को कहीं भी इंडिया के साथ खड़ा होता हुआ दिखेंगे नहीं। इतना बड़ा वास्ट डिफरेंस आ चुका है। अब यहाँ पर जो है वो तारिक फतेह साहब कह रहे हैं कि भाई ज़रा देखिए कि वहाँ पर वुमेंस के हकूक़ यानी कि वुमेंस के राइट्स कितने हैं इंडिया के अंदर। क्या पाकिस्तान के अंदर इतने राइट्स मिलते हैं कभी किसी महिला को? कभी नहीं मिलेंगे। यहाँ पर यही बात हो रही है कि अगर हम ये आरोप लगाते हैं, एक इल्ज़ाम लगाते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ को कि भाई उसने पूरी दुनिया का कल्चर बिगाड़ा है, तो क्या ये बात सही नहीं है कि पाकिस्तान और दूसरे मुस्लिम कंट्रीज़ के लोग जो वहाँ पर वेस्ट में जाते हैं तो वहाँ पर वो राइट्स करते हैं, तो क्या वहाँ पर वो डिस्टर्ब नहीं होते? बात तो सोचने वाली है कि क्या आपने खुद के गिरेबान में कभी झांक कर देखा है? इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। पाकिस्तान का जहां तक ताल्लुक है वो तो हिंदुस्तान के हर दुख को, हर सानिया को, चाहे अर्थक्वेक आए, चाहे कोई इंसिडेंट हो जाए, उसकी खुशी इसी में है कि हिंदुस्तान के अंदर प्रॉब्लम रहे। हिंदू दुश्मनी की इंतहा है वहां। 5000 हिंदू पाकिस्तान से हर साल भाग के जाते हैं इंडिया। तो पाकिस्तान से आप ये तवक्को ना, एक दफा रह के तो देखो हिंदुस्तान को, कितना प्यारा मुल्क है और कितनी हकूक हैं यहाँ औरतों के। कहाँ पाकिस्तान और फिर पाकिस्तान एम्बेसी के टुकड़ों पे पलने वाले लोग लेक्चर देते हैं कि क्या किया जाए हिंदुस्तान में।
इमरान खान साहब की जो पर्सनालिटी का इशू है, अनापरस्ती का और नरगिसियत पसंदी का क्लैश है, उसकी वजह से उन्होंने इसको अना का मसला बना लिया और उसके बाद उन्होंने वेस्ट के खिलाफ बाकायदा बयानात देने शुरू कर दिए। इसकी मैं आपको 2 मिसालें देता हूँ। एक तो उन्होंने ये कहा कि जी वेस्टर्न जो सिविलाइजेशन है उसकी वजह से हमारा खानदानी सिस्टम तबाह हो रहा है, विच वॉज ए वेरी इमैच्योर स्टेटमेंट। इस तरह तो वेस्ट भी ये कह सकता है ना कि मुसलमानों की जो तालीमात हैं और जो प्रीचिंग है और जो ख्यालात हैं उसकी वजह से हमारी सोसाइटी ख़राब हो रही है। ये तो बात करने की नहीं है ना। अगर आप कहीं फील भी कर रहे हैं तो एज ए हेड ऑफ द स्टेट आप इस तरह की स्टेटमेंट नहीं दे सकते, क्योंकि ये वही स्टेटमेंट है मुसलमान भाइयों से जो हिंदुस्तान में रहते हैं, अरे खुदा का शुक्र करो तुम हिंदुस्तान में हो, वाहिद दुनिया का मुल्क है जो मुसलमान वोट कर सकता है। अपनी खुशकिस्मती पे थैंक यू कहो और उनको जिन्होंने मुसलमानों को पनाह दी हिंदुस्तान में, अभी तो उनका शुक्रिया अदा कर दो। हर वक्त तुम पड़े हुए हो हिंदुओं के अगेंस्ट, ये कब तक चलेगा? तो अपना जो अच्छी जिंदगी गुजर रही है उसको काटने दें। जो स्कूलों की पॉलिसी है उस स्कूल की पॉलिसी अडॉप्ट करें और झूठ मत बोलें और अरबी मत सुनाएं किसी को, ऐसे शख्स को जिसको अरबी आती ना हो कि ये देखिए ये लिखा हुआ है, अल्लाह ताला ने कह दिया। अरे भाई तुम पहले ये तो बता दो कि पहला लफ्ज कुरान का तुमने क्यों हटा दिया, जिसे कहते हैं रीड। एक बात उन्होंने ये कही। दूसरा, उन्होंने अननेसेसरली एक आर्टिफिशियल इशू उठा दिया इस्लामोफोबिया का, जो कि उन्होंने एक तरह की कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने की कोशिश की वेस्ट के साथ, जिसका मतलब क्या है कि आप ठीक है अगर इस्लामोफोबिया है भी तो आप कोई स्पेशल मुसलमान तो नहीं ना, या अल्लाह की तरफ से आप कोई बाकायदा अपॉइंट तो नहीं हुए कि आप दुनिया में उम्मत मुसलमान के मामलात के वाहिद जिम्मेदार हैं। ज़ाहिर है उसके लिए और भी कंट्रीज़ हैं। तो आप अपने जब सारे ताल्लुकात को, सारे मामलात को स्टेक पे लगाते हैं और इस तरह की स्टेटमेंट दे देते हैं, जिसका मतलब ये है कि आप जो भी एक अनईजी किस्म की फ़ज़ा एग्जिस्ट कर रही है आपके और वेस्ट के दरमियान, आप उसको मजीद इंटेंस जाइए, घर जाके बैठिए, जो देश का कॉन्स्टिट्यूशन है उसको फॉलो करिए और याद रखिए कि इसेंशियल पार्ट ऑफ रिलीजन हिजाब नहीं है। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक कैटेगरी है कि इसेंशियल प्रैक्टिसेस ऑफ रिलीजन, दिस इज नॉट एन एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन। मैं अपने हिंदू, सिख, पारसी भाइयों और बहनों से भी कहूं कि दिस इज गॉट नथिंग टू डू विथ एसेंशियल प्रैक्टिस। एसेंशियल प्रैक्टिस इज बिलीविंग इन वन गॉड, बिलीविंग इन द कुरान, बिलीविंग इन द लास्ट प्रॉफिट एंड फॉलोइंग हिज एग्जाम्पल टू गिव एंड टू पे योर वेल्थ टैक्स, जो शायद ही कोई देता होगा हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि उसमें तो डंडी मारी जा सकती है ना। तो खुद ही बन गए हैं सब कुछ, खुद ही ठेकेदार बन गए हैं और औरतों पे इनका हुक्म चलता है तो उनको कर रहे हैं। भैया तुमने क्यों चीन की एक 2 रुपए वाली टोपी पहनी रहती है हर वक्त, जाली वाली, वो किस अरब ने पहनी थी? क्यों पहनते हैं आप वो टोपी का अंडरवेयर जो सफेद सा होता है? आप तो अपने हरकतें देखिए और फिर दूसरे को लेक्चर दें। बस बीवियों पे चलता है हाथ, बेटियों पे चलता है हाथ, तो उनको बुर्के पहना के स्कूल भेज दिया आपने। कुछ तो शर्म आनी चाहिए। इंडिया को देखें तो इंडिया का जो इकोसिस्टम है वो किस तरह का क्या है कि वहां पे 100th जो है वो यूनिकॉर्न जो है वो आया है। अब ये चीज देखें, यहाँ पे इस चीज को समझना है कि ये प्रॉपर एक इकोसिस्टम होता है, जिसे आप कहते हैं ना कि इंडिया जो है दैट इज नोन एज अ फास्टेस्ट ग्रोइंग विच हैज अ फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोसिस्टम फॉर द स्टार्टअप। सो 100th यूनिकॉर्न जो है वो आया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो लॉन्च करने जा रही है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। फ्राइडे को ये जो है सिस्टम लॉन्च होने जा रहा है, जिसको कह रहे हैं, जिसको कहा जाता है ONDC, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। बेसिकली ये इसलिए लॉन्च किया जा रहा है ताकि US बेस्ड जो कंपनीज हैं Amazon.com और Walmart, उनके डोमिनेंस को एंड किया जाए। गवर्नमेंट की तरफ से ये स्टेप लिया जा रहा है। अगर आपको याद होगा कि माइक्रोसॉफ्ट जो है उसने सुनने में आया कि इंडिया में 15,000 करोड़ जो है वो इन्वेस्ट कर दिए हैदराबाद में, और हैदराबाद जो है वो वहां पे वो डाटा सेंटर्स बना रहे हैं और उनके पास पुणे, मुंबई और बहुत सारे चेन्नई वगैरह में और बहुत सारी जगहों पे उन्होंने अपने डाटा। तो डेफिनेटली ये स्टार्टअप चीज़ें जो हैं वो बहुत इंडिया आगे चला जाएगा। अभी ऑलरेडी भी है और फिर इसके ये स्टेप के बाद फिर डेफिनेटली
मुझे ये बताएं, टेक्नोलॉजी में जिस तरीके से इंडिया इस वक्त काम कर रहा है, क्या हमें इंडिया से सीखते हुए काम करने की ज़रूरत है? नमस्कार दोस्तों, ये तो चीज़ कब की साबित हो चुकी है कि भाई ट्रेड ही सब कुछ होता है। अगर आप ट्रेड नहीं करोगे, अगर आप पैसा नहीं कमाओगे, अगर उस पैसे से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करोगे, उस पैसों से दूसरे कंट्रीज़ में खुद की लॉबिंग नहीं करोगे, तो मतलब आपका अस्तित्व कोई मतलब नहीं। भले ही आप एज अ कंट्री बने रहेंगे, लेकिन उसके अलावा आपका कोई महत्व रहेगा नहीं। जैसे पाकिस्तान का एक समय महत्व था, क्योंकि पाकिस्तान बहुत ज़रूरी था अफगानिस्तान के अंदर रशिया को हराने के लिए, उसके अलावा ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए। ये सारी चीज़ें ज़रूरी थी, लेकिन वो तो एक ज़मीन का टुकड़ा था जो अफगानिस्तान के साथ लगा हुआ है, तो इसीलिए ज़रूरी था। अगर आज इंडिया की ज़रूरत अमेरिका को है नहीं, लेकिन इंडिया जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, उसकी मार्केट है, एक इकोनॉमी है, ठीक है, जिस तरीके से ग्रोथ और प्रोग्रेस कर रहा है, अब किसी भी कंट्री के पास ऑप्शन है नहीं इंडिया के साथ रिलेशन बढ़ाने के अलावा। और यहाँ पर यही बात हो रही कि इंडिया के अंदर देखिए यूनिकॉर्न्स पर यूनिकॉर्न्स बन रहे हैं। ये बात है कि जो दुनिया नोटिस करेगी, ठीक है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। आप इंडिया को देखें तो इंडिया का जो इकोसिस्टम है वो किस तरह का है कि वहाँ पे 100th जो है वो यूनिकॉर्न जो है वो आया है। अब ये चीज देखें, यहाँ पे इस चीज को समझना है कि ये प्रॉपर एक इकोसिस्टम होता है, जिसे आप कहते हैं ना कि इंडिया जो है दैट इज नोन एज अ फास्टेस्ट ग्रोइंग विच हैज अ फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोसिस्टम फॉर द स्टार्टअप। सो 100th यूनिकॉर्न जो है वो आया है, और उसके ऊपर ये बात हो रही है कि भाई किस तरह इंडिया इस तरह, और नॉर्मली एक यूनिकॉर्न जो होता है वो दैट इज $1 बिलियन की ऑलमोस्ट आज आ रहा है। किस वक्त डिक्लेयर कर रहे हैं कि वो टॉप 3rd कंट्री है जो कि यूनिकॉर्न को कंपनीज को होस्ट कर रहा है, खास करके 2021 में। तो आप इमेजिन करें कि जिसमें तकरीबन जो है वो 33 इंडियन स्टार्टअप्स भी हैं अदर दैन जो बाहर से आ रहे हैं। सो अब आप इमेजिन कर लें कि जो चाइनीज हैं उन्होंने 2021 में सुनने में आया कि वहां पे 74 यूनिकॉर्न्स आए। सो यूएसए में तकरीबन 254 यूनिकॉर्न्स जो हैं वो आए हैं। तो अब इमेजिन कर लें कि इंडिया जो है वो अगर 100 ले रहा है, जो है वो चाइनीज जो है वो 74 ले रहे हैं, अमेरिकन 254 ले रहे हैं, तो कितने बड़े पैमाने पे जो है वो इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। यूएस बेस्ड कंपनीज जो हैं Amazon.com और वॉलमार्ट, ठीक है, इंडिया की गवर्नमेंट ये ट्राई कर रही है कि उनके डोमिनेंस को एंड किया जाए। इसके लिए वो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स जो है ये भी लॉन्च करने जा रहे हैं फ्राइडे को। क्या कहेंगे आप इस बारे में? मैं यही कहूँगा कि अगर इंडिया अपनी चीज़ों को अपने सेल्फ सफिशिएंट होना चाह रहा है, अपनी टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा है अपनी कंट्री में और वर्ल्ड वाइड इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा है, तो उनका राइट है, वो कर सकते हैं इस चीज़ में। और ऑब्वियसली हम देखें तो एज़ कम्पेयर टू द नेबरिंग कंट्रीज़, इस खत्ते में जितने भी ममालिक हैं उनमें इंडिया जो है, एक्सेप्ट चाइना, इंडिया जो है बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, और वो एग्जिस्ट कर रही है। अगर हम वर्ल्ड वाइड दूसरी बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं, टेक्नोलॉजी कंपनीज़ हैं लाइक अमेज़ॉन, एप्पल, ये सारी कंपनीज़ में अगर हम देखें तो इंडियंस जो हैं उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। और अगर आपको याद होगा कि माइक्रोसॉफ्ट जो है उसने सुनने में आया कि इंडिया में 15,000 करोड़ जो है वो इन्वेस्ट कर दिए हैं हैदराबाद में, और हैदराबाद जो है वो वहाँ पे वो डाटा सेंटर्स बना रहे हैं, और उनके पास पुणे, मुंबई और बहुत सारे चेन्नई वगैरह में और बहुत सारी जगहों पे उन्होंने अपने डाटा सेंटर्स बनाए हुए हैं। अदर देन दैट इतनी बड़ी बड़ी कंपनी जो है, इंडिया का जो शहर हैदराबाद है उसको एक कहा जा रहा है कि जिसने माइक्रोसॉफ्ट जो है एक बड़ी लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट लेके आया इंडिया के अंदर। इस तरह और बहुत सारे जो दुनिया की जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो आ रही है इंडिया के अंदर। अब आप इमेजिन कर लें कि किस तरह की चीजें जो है वो हो रही हैं। सुनने में आ रहा है कि जो माइक्रोसॉफ्ट डाटा सेंटर है वो तकरीबन $10 अरब का जो रेवेन्यू देगा, सॉरी उसने रेवेन्यू दिया है 2016 से लेके 2020 तक। सो ये आप इमेजिन करें इंडिया की जीडीपी कहाँ चली गई है। वो फ्रांस जाते हैं, वो जर्मनी जाते हैं, वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जाते हैं, वहां पे जाके वो चीजें सीखते हैं, समझते हैं, करते हैं, दुनिया के सामने एक उन्होंने माहौल बनाया। मुझे ये बताएं, अगर यूएस बेस्ड कंपनीज के डोमिनेंस को एंड किया जाता है इंडिया की तरफ से, तो इंडिया का क्या इमेज क्रिएट होगा इंटरनेशनल मार्केट में? इंडिया अपनी टेक्नोलॉजी में कितना ग्रो कर लेगा? हमें किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। इंडिया ने आई वुड से कि ये चीज़ रियलाइज कर ली हुई है। अगर इंडिया अमेरिकन डोमिनेंसी को ख़त्म कर रहा है, सो इट्स अ गुड थिंग। हमें जो अगर दूसरों की कोई अच्छी बात है उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। पाकिस्तान
अभी इस पोजीशन में। तो डेफिनेटली ये स्टार्टअप चीज़ें जो हैं वो बहुत इंडिया आगे चला जाएगा, अभी ऑलरेडी भी है और फिर इसके ये स्टेप के बाद फिर डेफिनेटली। मुझे ये बताएं, टेक्नोलॉजी में जिस तरीके से इंडिया इस वक्त काम कर रहा है, क्या हमें इंडिया से सीखते हुए काम करने की ज़रूरत है? डेफिनेटली हमें देखें कोई भी चीज़ होती है तो उसमें हमें वर्कआउट तो करना चाहिए ना, सिर्फ टेक्नोलॉजी में नहीं, ई कॉमर्स में या स्टार्टअप, एवरी फील्ड में। आप मेडिसिन में देख लें, आप उनका जुडिशरी सिस्टम देख लें, आप उनकी गवर्नमेंट्स देख लें, उनके कोई भी चीज़ आप देख लें तो उसमें इंडिया बहुत आगे है और हमें डेफिनेटली उनसे सीखना चाहिए। चाइनीज को मुश्किल में डाल दिया और वो चाइनीज इन्वेस्टमेंट जो बाकी पड़ी हुई थी उनको भी, और जो बाहर से इन्वेस्टमेंट्स आ रही थी उनको भी डाल दिया, मुश्किल में डाल दिया कि भाई आप इस तरह के काम नहीं कर सकते। और इधर पाकिस्तान है कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और हम उनको एक एनवायरनमेंट नहीं प्रोवाइड कर रहे, तो फॉरगेट अमेरिका से या इंग्लैंड से या यूरोप से या बाकी ममालिक से लोग कैसे आएंगे यहाँ? सिस्टम इतना अच्छा है भाई। आप हमारे पास एक 2014 के बाद एक अपॉर्चुनिटी आई थी कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट जो आई है उस इन्वेस्टमेंट को हम फायदा उठा सकते हैं और उसके एक माहौल डेवलप कर सकते हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी या इंटरनेशनल इन्वेस्टर को खींच सकते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम उल्टा जो है वो चीनियों को नाराज कर बैठे हैं। अब ये जो आप देखें ना कि आप एक जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस है इंडिया के अंदर, वो अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट्स लेके आ रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि जनाब वो चाइनीज नाराज हो गए, चलो ना नाराजी करके ले आइए, ठीक है। मतलब सारा टाइम तो हम इस तरह वो जिन्हों कहते हैं ना एक इसी तरह चीजों के लगे रहते हैं। इंडिया के अंदर स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात हो रही है, देखो जी दुनिया का तीसरा बड़ा है इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक, यूके से भी आगे शायद जो है वो जा रहा है, चाइना को जो है वो फॉलो कर रहे हैं, वो अमेरिका को फॉलो कर रहे हैं। मतलब उन्होंने जिसे कह रहे हैं कि एक अपना एक एनवायरनमेंट दिया लोगों को कि वो अपना काम कर सकें, वो लोगों को एक अट्रैक्शन दी है कि भाई आप देखें ना, आप जितनी भी उनकी स्टेटमेंट्स देखें वो क्या करते हैं, जो बायलैटरल स्टेटमेंट्स वो जापान के साथ दी, उन्होंने अमेरिका के साथ दी, उन्होंने कहा जी हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, ये हम इकोनॉमी पे काम कर रहे हैं, क्लीन एनर्जी पे काम कर रहे हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन फला फला फला, साथ में जनाब दहशतगर्दी का जब बदला फजा पाकिस्तान में पा दे। मीन्स कि खुद वो बिजनेस में, इकोनॉमी में इंडिया जो है वो काम कर रहा है और पाकिस्तान को वही चीजों में डाल कर जो है वो जो होस्ट मुल्क है वहां पे अपनी प्रोजेक्शन और तरीके से कर रहा है, पाकिस्तान की प्रोजेक्शन और तरीके से कर रहा है, और हम अपनी प्रोजेक्शन खराब करने में हमारा भी कोई अपना जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा किरदार है, सिर्फ उनका किरदार कोई